एक रॉयल एनफील्ड सड़क पर शोर मचाता हुआ दौड़ा जा रहा था। उसके पीछे 2 कारें लगी हुई थी। वो कारों को मात देता हुआ बढ़ता जा रहा था। बब्बैन, आज ये बचना नहीं चाहिए। सफ़ेद कोट पैंट में हाथ में सिगार लिए एक आदमी बोला। दिखने में हैंडसम था। उसके कंधों तक लंबे बाल थे, बिल्कुल फिल्मों के हीरो जैसा। कार में उनके अलावा 2 और लोग थे। बब्बन बोला, बॉस अब फिक्र ना करो, आज ये नहीं बचेगा। अरे बॉस देखो, वो तो एक बार में घुस गया। ये फिल्मों के हीरो जैसा हैंडसम आदमी इनका बॉस था। बॉस बोला, तुम्हें कहा है ना कि आज इसे छोड़ना नहीं है, उसके पीछे चलो। बब्बन ने भी कार उस कार के बाहर रोक दी। उनके पीछे वाली कार भी बार के बाहर रुक गई। उस कार से 5 लोग निकले और पहली कार से 4 लोग, कुल मिलाकर 9 लोग थे। वो लोग उस बार में घुस गए। अंदर माहौल गर्म था। सामने बार गर्ल्स नाच रही थी, लेकिन इन सब की नज़रें उस बाइकर को ढूंढ रही थी, पर वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बार के पार्टी रूम्स में देखा, पर वो कहीं नहीं मिला। उनका एक आदमी बाहर रॉयल एनफील्ड की निगरानी कर रहा था। तभी एक खूबसूरत लड़की ब्लू जीन्स के साथ टाइट सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहने वहाँ आई, जिसके लंबे खुले बाल उसके कमर को छू रहे थे। उसने काले हाई नेक वाले लेंथर शूज पहने थे। सब लोग उसे ही देख रहे थे। उसने बड़ी स्टाइल से अपनी आंखों पर बर्बरी के सेट्स लगाए और मोटरसाइकिल के पास आ गई। वो आदमी उससे बोला, ये तेरी है क्या? वो स्टाइल से लात घुमाकर एनफील्ड पर बैठ गई। फिर उसने हेलमेट पहना और उसे स्टार्ट करके बोली, तुझे क्या लगता है? कहकर उसने अपनी कातिल स्माइल मारी और हेलमेट का शीशा गिराकर चली गई। वो आदमी तो सब कुछ भूल कर बेसुध सा उसे जाते हुए देख रहा था। कुछ देर में उसे ध्यान आया कि वो तो उसे रोकने के लिए खड़ा था। वो भागता हुआ अंदर गया। बॉस बॉस, वो एक लड़की, वो मोटरसाइकिल ले गई। क्या क्या बक रहा है तू? कोई लड़की ले गई? अरे बेवकूफ़, वो हमें फिर से बुद्धू बना गया। ये काले का तो दिमाग ही खराब हो गया है। वो लड़की नहीं, लड़का था जो लड़की का भेष बनाकर भागा है। बब्बन गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर बोला। काला बोला, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैंने उसे ध्यान से देखा है, उससे बात भी की। उसकी स्माइल बहुत ही कातिलाना थी, किसी लड़के की नहीं हो सकती। वो खुद को बब्बन से छुड़ाते हुए बोला। बॉस बोला, चुप हो जाओ तुम दोनों। बब्बन, अगर वो कह रहा है कि लड़की थी तो लड़की हो सकती है, पर काले, चाहे वो लड़की थी, तुम्हें वहाँ खड़ा किया था उसे पकड़ने के लिए और तुमने उसे जाने दिया। सभी चुप हो गए। बॉस फिर बोला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से सब, एक से बढ़कर एक निकम्मे मेरे ही नसीब में लिखे हैं। कहकर वो सभी बाहर आ गए। बब्बन और 2 लोगों को छोड़कर सभी चले गए। सबके जाने के बाद उसने फ़ोन निकालकर किसी को मिलाया। कुछ देर बजने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया। एक कड़कती सी आवाज़ आई, हेलो सूरज, क्या हाल है? बॉस बोला, हाल क्या होना है, वो जो तुझे बताया था ना उस कमीने के पीछे थे, वो फिर से हाथ से निकल गया। मैं प्रिंस डांस बार के बाहर हूँ, आ जाओ, उन दोनों को भी बुला लेते हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, डांस बार? तुझे पता है ना मैं ऐसी जगह नहीं आता। अगर चला भी गया तो कल सुबह मुंबई के सारे अखबार मेरे ही खबरों से भरे पड़े होंगे। फिर मेरे पापा को तो तुम जानते ही हो। ऐसा करते हैं कि अपने अड्डे पर मिलते हैं, उन दोनों को भी फ़ोन कर ले। कहकर उसने फ़ोन रख दिया। बॉस बोला, बब्बन, स्टार नाइट में ले चलो। फिर अपने साथ के 2 लोगों से कहा, जाओ तुम भी वापस चले जाओ, वहाँ मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों भी दूसरों के साथ चले गए। बब्बन उसे स्टार नाइट बार में ले आया। उसने रास्ते में ही किसी को मैसेज कर दिया था। उसने वहाँ पहुँचकर बब्बन को भी वापस भेज दिया। वो अंदर आया तो सबने उसे विश किया। वो अपनी सीट पर आकर टांग पर टांग रख कर बैठ गया। अभी तक और कोई नहीं आया था। कुछ देर में 2 और हैंडसम से अमीर लड़के उसके पास आए। उनमें से एक बोला, हेलो सूरज डियर, क्या बात है आज फिर सफ़ेद कोट पैंट में? निखिल बोला, तुझे पता है इसके वाइट कलर पहनने के कारण मुंबई में वाइट कपड़ा ख़त्म हो गया, और वैसे भी काले काम करने हो तो सफ़ेद कपड़े पहनने तो लोगों को तुम्हारे काले कारनामों का पता नहीं चलेगा। दूसरा बोला, बात तो 16 आने सही कही है तूने अमित, लेकिन ये गुरु कहाँ रह गया भाई? काम हमें भी होता है, ये दिखाता है कि बस यही काम करता है। निखिल बोला। सूरज बोला, तुम पुलिस वालों को क्या काम है? ये तो हम जैसे काम में लगे रहते हैं तो तुम्हें कोई काम मिलता है, नहीं तो सारा दिन मक्खियाँ मारते फिरते। निखिल बोला,
देखो हम लोग हैं ना, तभी तुम टिके हुए हो। अगर गुरु हमारे बीच ना होता तो तू कब का अंदर होता। अमित बोला, तुम लोग ये कैसे भूल जाते हो कि तुम्हारे बीच एक वकील भी है, यानी कि मैं, जो तुम्हें आपस में लड़ने भी नहीं देगा। बाकी तुम दोनों तो बचपन से ऐसे ही लड़ते आए हो। ये तो मैं और गुरु तुम्हारे साथ थे, नहीं तो तुम तो कभी आपस में मिलते ही नहीं। तभी एंट्रेंस पर कुछ हलचल हुई। तीनों ने उस तरफ देखा। वहाँ रॉयल ब्लू रंग के 3 पीस सूट में पैंट की जेबों में दोनों हाथ डाले इन सबसे हैंडसम लड़का आया था। उसका अलग ही ऑरा था। उसके आते ही सभी उसे देखने लगे। सारा स्टाफ उससे विश करने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। सब उसके लिए राह छोड़ रहे थे। वो सीढ़ी लाकर उनकी विश का जवाब देते हुए तेज कदमों से उनकी तरफ आ गया। अमित बोला, लो गुरु आ गया। इस ग्रैंड एंट्री के लिए तालियां। जनाब कभी टाइम से पहले भी आ जाया करो। निखिल बोला, इसे ना आधे घंटे पहले का टाइम बताया करो, तब कहीं जाकर ये टाइम पर आएगा। सूरज बोला, गुरु कह तो ये ठीक रहे हैं, तुम्हें सबसे पहले फ़ोन किया पर तुम सबसे बाद में आ रहे हो, ये तो कोई बात ना हुई। गुरु बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे गुरु ना कहा करो। मेरे माँ बाप ने मेरा कितना सुंदर नाम रखा है पूरब, और तुम ये गुरु गुरु कहकर सारी पर्सनालिटी बिगाड़ देते हो। अमित बोला, अब हम भी क्या करें, बचपन की आदत है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। सूरज ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा, यार हम आपस में तुझे गुरु ही बुलाएंगे। ये पूरब तू दूसरों के लिए रहने दे। पूरब बोला, इट्स ओके। तुम फोन पर क्या कह रहे थे, कौन हाथ से निकल गया। निखिल और अमित भी सूरज को देखने लगे। सूरज बोला, मैं तुम्हें उस दिन बता रहा था ना कि एक बाइकर ने कई बार मेरे आदमियों से हमारा ही पैसा मार लिया। आज भी हम उसका पीछा कर रहे थे, तब हमें उसका बाइक डांस बार के बाहर मिला। हम उसे अंदर देखने लगे। काले को बाहर खड़ा किया था, फिर भी बाइक कोई लेकर चला गया। काला कहता है कि बाइकर एक लड़की थी। अब पता नहीं उसने चढ़ा रखी थी या वो बाइकर लड़की का बेस बदल कर आया था। निखिल बोला, जो भी हो वो तुम्हारा तो उल्लू बना गया या बना गए। इस बार कितना ले गए। वो सॉरी ले गई। निखिल उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। सूरज तिरछी नज़रों से निखिल को घूरता हुआ पूरब से बोला, गुरु इसको समझा ले, जब मेरे साथ बात ही नहीं करनी तो मजाक भी ना उड़ाए। पूरब अपने घुघराले बालों में हाथ मारते हुए बोला, यार तुम दोनों इतने बड़े हो गए, अभी तक टॉम जेरी की तरह लड़ते हो। सूरज तुम इसकी बात का बुरा क्यों मानते हो, हंस लो, इसमें क्या है। अच्छा चल उस बाइकर के बारे में बता, हम चारों ढूंढते हैं, हमारी पकड़ से छूट नहीं सकता। सूरज बोला, ये की है ना दोस्तों वाली बात, वो रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक चलाता है, उसका नंबर है MS021568। अब ढूंढ लेना, देखे कौन बाजी मारता है। मजाक उड़ाना तो सभी जानते हैं। अमित बोला, नंबर है तो ढूंढना बहुत आसान होगा। सूरज ने तिरछी सी स्माइल की। पूरब ने भी उसकी स्माइल का जवाब स्माइल से दिया। उसे पता था कि इतना आसान होता तो सूरज कब का पकड़ लेता। एजेल्फ ऑर्फनेज मुंबई। एक रॉयल एनफील्ड बाहर आकर रुकी। आवाज़ सुनकर ही बहुत से बच्चे इधर से उधर भागते हुए उसके पास आ गए। बाइकर ने हेलमेट उतारा। उसमें से वही खूबसूरत चेहरा निकला। उसके लंबे बाल हवा में लहरा उठे। उसने बच्चों का हाथ पकड़ा और बोली, चलो अंदर चलो। सभी अंदर भाग आए। एक आंटी आई। आने में इतना वक्त लगा दिया, बच्चों ने पूछ पूछ कर मेरी जान खा रखी है। अब मिल लो अपनी दीदी से। लड़की बोली, अरे मौसी मैंने कहाँ जाना था, इन बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करने गई थी, इनको अच्छे स्कूलों में भी तो भेजना है। एक छोटी सी बच्ची बोली, दीदी मैं भी स्कूल जाऊंगी। एक बच्चा बोला, नहीं तू अभी छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी फिर जाना। हाँ तुम सभी जाओगे, लड़की अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए बोली। छोटी बच्ची ने उसे जीभ निकाल कर चिढ़ाया। वो उसे मारने दौड़ा तो उस लड़की ने पकड़ लिया। अंदर से एक औरत आई और बोली, अच्छा बस करो, चलो सभी डिनर करो। साची तुम जाओ हाथ मुंह धो लो। साची बच्चों के डाइनिंग हॉल में बिठाकर खुद हाथ धोने चली गई। तभी उसका हाथ अपने पेट पर गया। उसने जींस में से शर्ट निकालकर पेट पर जींस में फंसाया, लिफाफा निकाला और मौसी के पास गई। साची बोली, मौसी ये लो, इन्हें संभाल कर रख लेना। मौसी ने लिफाफा खोलकर देखते हुए कहा, साची तूने फिर चोरी की, तुझे कितनी बार समझाया है, तू मानती क्यों नहीं।
सांची बोली, मौसी ये चोरी नहीं है, ये मैंने उन लोगों से छीना है जो औरों से छीनते हैं। आपने ही तो बताया था कि माइनस माइनस प्लस होता है, सो मैं बस यही करती हूँ। मौसी बोली, लेकिन बेटी अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो? सांची बोली, सांची को पकड़ना उनके बस की बात नहीं है, उनके तो क्या किसी के बस की बात नहीं है। चलो मौसी खाना खाएं। वो मौसी को लेकर डाइनिंग हॉल में आ गई और सबके साथ खाना खाया। उनके अनाथ आश्रम में कई कमरे थे। यहाँ 14 साल से कम उम्र के लगभग 30 बच्चे थे, जिनमें 12 लड़के और बाकी लड़कियाँ थी। बच्चों को संभालने के लिए एक टीम थी। इनकी हेड मौसी थी। इनके अलावा 3 लेडीज और 2 सेंट्रल और थे। 3 लेडीज लीना, विधि और सांची थी। ये तीनों इसी अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। जेंट्स में सतीश और आलोक थे, वो भी उनके साथ अनाथ आश्रम में पले बढ़े थे। इनमें विधि को छोड़कर सभी दिन में बाहर काम करने जाते थे। विधि किचन संभालती थी। उसकी हेल्प के लिए एक नौकरानी रखी हुई थी। साफ सफाई और कपड़े धोने के लिए 3 अलग से नौकरानियां रखी हुई थी। ये चारों नौकरानियां अपने घरों से आकर काम करके वापस चले जाती थीं। घर में 5 हॉल थे, एक लिविंग रूम और एक डाइनिंग रूम था और 6 बाथरूम और 6 टॉयलेट थे। एक हॉल में लड़के सतीश और आलोक के साथ सोते थे। एक हॉल में सांची 6 लड़कियों के साथ सोती थी। एक में विधि 6 लड़कियों के साथ और एक में मौसी और लीना 6 लड़कियों के साथ। इनमें सबसे बड़ी बच्ची 14 साल की और सबसे छोटी 3 साल की थी। ऐसे ही सबसे बड़ा लड़का 14 साल का और सबसे छोटा लड़का 7 साल का था। उनका गुजारा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ महीने पहले उनके अनाथ आश्रम के मालिक की डेथ हो गई। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी बच्चों ने बांट ली। इस अनाथ आश्रम की प्रॉपर्टी उसके छोटे बेटे के हिस्से में आई। वो पिछले महीने यहाँ आया और मौसी से बोला, मैंने ये अनाथालय की जगह बेचनी है। वैसे तो इस जगह की कीमत करोड़ों में है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको 50 लाख में दे सकता हूँ। आप मुझे 50 लाख दे दीजिए या आप अगले महीने तक ये जगह खाली कर दो। मौसी बोली, ऐसा मत करो बेटा, हम इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे, कुछ समय तो और बढ़ा देते हैं। मालिक बोला, देखिए मेरे पापा आपका बहुत मान करते थे, इसलिए आपको 2 महीने का समय दे देता हूँ, आप तब तक कोई दूसरी जगह ढूंढ लीजिएगा। कहकर वो वहाँ से चला गया। अब इन सबको इस बात की चिंता थी कि ऐसी दूसरी जगह कहाँ से मिलेगी, इसलिए सांची पैसे इकट्ठे कर रही थी। वो इसके लिए कुछ भी कर सकती थी, यहाँ तक कि चोरी भी। उसने सूरज के आदमियों को सोना स्मगलर करते देखा था। तब से ये उन पर नज़र रखती और इसने उनके पैसे लूटने शुरू कर दिए। अब महीना ही बाकी रह गया था। बच्चों के सोने के बाद सभी बड़े मौसी के कमरे में इकट्ठे हुए। मौसी बोली, अब सिर्फ 1 महीना रह गया है, क्या करें, हमें कहीं जगह ही नहीं मिल रही, हमारे पास बच्चे भी तो बहुत हो गए हैं। सतीश बोला, मौसी आपसे कहा था कि हम बच्चों को गोद दे देते हैं, इससे इतने बच्चे तो ना होते, हमारा खर्चा भी कम होता और ये भी अपने घर में खुश रहते और अब हमें इनकी चिंता भी नहीं होती। आलोक बोला, अब जो हो गया सो हो गया, आगे का सोचो क्या करना है। मौसी बोली, 1 मिनट मैं देखती हूँ हमारे पास कितना पैसा है। कहकर वो अलमारी से पैसे निकालने चली गई। उन्होंने इन सब का इकट्ठा किया हुआ पैसा लाकर टेबल पर रख दिया। पिछला 20 लाख और ये बाकी के पैसे हैं, सब मिलाकर 40 लाख हैं। इतने से पैसों में घर नहीं आने वाला, कोई किराए का घर ले लेते हैं। सांची बोली, हाँ मौसी ठीक कह रही है, ऐसा ही करते हैं कि मालिक 50 लाख कह रहा था, उसे मिन्नत करके 40 में मनाने की कोशिश करते हैं, शायद मान ही जाए। चलो अब सो जाओ, कल काम पर भी जाना है। मौसी के पास लीना बैठी थी। उन्होंने लीना को पैसे पकड़ाए और कहा, लो लीना, इसे अलमारी में रख दो। लीना ने वो पैसे अलमारी में रख कर लॉक लगाकर चाबी मौसी को वापस दे दी। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगले दिन सब उठकर तैयार होकर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। स्कूल जाने वाले बच्चे भी तैयार हो गए थे, छोटे बच्चे अभी सो रहे थे। सभी नाश्ता करने लगे। मौसी, लीना नहीं आई, उसने जाना नहीं है क्या? विधि, वो आज जल्दी चली गई, कह रही थी कि आज ऑफिस में चेकिंग है। सभी अपना खाना खाकर अपने काम पर चले गए। सांची गैराज में गई और अपना बाइक लेकर अपने काम पर निकल पड़ी। कुछ आगे जाकर वो एक बिल्डिंग में गई। वहाँ के एक फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। वहाँ 2 लोग और एक ब्राइट येलो शर्ट में और दूसरा पिंक शर्ट में, दोनों ही बड़े अजीब लग रहे थे।
सांची बोली, हेलो। एलो एंड पिंग दोनों एक साथ बोले, हेलो। एलो बोला, कैसा चल रहा है? सांची बोली, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उन्हीं के पीछे हूँ, अब वो लोग खुद मुझे ढूंढेंगे, तब मैं उनके ग्रुप में शामिल हो जाऊंगी। पिंक बोला, गुड। आज की उनकी डिटेल ये रही। एक पेपर सांची को देते हुए वो बोला, फिर वो दोनों बाहर आकर अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। सांची उस कमरे के साथ बने बेडरूम में गई और कबर्ड खोल कर उनमें से कपड़े निकाले और साथ बने ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद उस फ्लैट के साथ वाले फ्लैट में से एक हैंडसम सा लड़का निकला, जिसने लेदर की पैंट के साथ लेदर की जैकेट और उसके नीचे वाइट शर्ट पहना था। उसने लेदर के ही हाई नेक के शूज पहने थे। उसके कंधे तक लंबे बाल उसे और स्मार्ट दिखा रहे थे। वो मस्त चाल से लिफ्ट में आया। लिफ्ट में खड़ी 3 लड़कियां उसे देखकर एक दूसरे को इशारे करने लगी। सबकी नज़रें उस पर थी। पूरब एक मीटिंग के लिए इसी बिल्डिंग के पास एक होटल में आया था। वो जैसे ही बिल्डिंग के पास से गुजरा तो उसकी नज़र कार के साइड मिरर में दिख रहे रॉयल एनफील्ड पर पड़ी। उसने नंबर देखा। उसने अपने चारों वाले ग्रुप में मैसेज किया, शिकार होटल मून व्यू के पास है, मैं उसका पीछा करता हूँ। वो तीनों भी उसी तरफ निकल पड़े। पूरब ने ड्राइवर को इसी तरह खड़े रहने को कहा। कुछ देर बाद वो बाइकर बाइक लेकर आगे निकल गया। पूरब ने ड्राइवर को उसका पीछा करने को कहा। बाइक तो हवा से बात करता हुआ निकल गया। उनकी कार भी तेज थी। वो कुछ देर तक उसका पीछा करते रहे, फिर जाम में फंस गए। वो बाइकर किसी पतली गली से निकल गया। तभी पूरब का फ़ोन बजने लगा। पूरब फ़ोन उठाकर बोला, हाँ जी पापा जी। पापा बोले, कहाँ रह गया तू, हम तेरा कब से इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी अंदर आ। वो डरते हुए बोला। वो, पापा जी मैं जाम में फंस गया हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। पापा बोले, क्या जाम? और ये क्या कह रहा है, लिफ्ट में कौन सा जाम लगता है, मैंने खुद तेरी कार को होटल के पास देखा था। पूरब बोला, पापा वो मैं कुछ पेपर लेने वापस मुड़ गया था, मुझे लगा वो पेपर छूट गए हैं। कुछ आगे जाकर देखा तो सभी पेपर्स पास ही थे। वो वापस मीटिंग के लिए आ रहा था, अब जाम में फंस गया। कोई बात नहीं, आता हूँ कुछ मिनटों में। पापा बोले, दिमाग कहाँ रहता है तेरा, ऐसा बिजनेस करेगा तू? अगर तेरी जगह मैं ऐसी लापरवाही करता तो तेरे दादा सारा बिजनेस किसी और को दे देते। अब जल्दी आ। पूरब को पता था कि पापा बोलेंगे ही, सो वो पहले ही तैयार था। वो कुछ देर में मीटिंग में पहुंच गया। उधर बाकी के तीनों चैट में उसका मजाक उड़ा रहे थे। सूरज, हम सभी मिलकर उसे पकड़ेंगे, लिखकर निखिल ने हंसी के इमोजी भेजे। बाकियों ने भी हंसी के इमोजी भेजे। लेकिन पूरब के पास अभी ये सब देखने का टाइम नहीं था। वो तो मीटिंग में व्यस्त हो गया था। बाकी के तीनों उसकी बताई हुई सड़क पर निकल पड़े। पर सांची उन सबसे तेज थी। उसे पता था कि उसका पीछा हो रहा है। पहले उसने पीछा करने दिया, फिर उसने देखा कि सूरज या उसकी टीम के लोग नहीं हैं। तब उसने रास्ता बदल लिया। पर उसने एक जगह रुक कर पूरब की फ़ोटो खींचनी चाही, पर खींच नहीं पाई। फिर वो आगे बढ़ गई। आगे अमित उसके पीछे लग गया। इसे भी उसने पीछा करने दिया। फिर तंग गलियों से होकर छिप कर अमित की भी फ़ोटो खींच ली। फिर वो आगे निकल गई। अमित भी उसे ढूंढता रह गया। उसने भी ग्रुप में मैसेज किया कि वो मेरे हाथ से भी निकल गया। उसके आगे के इलाके में निखिल वेट कर रहा था। वो भी बाइक लेकर आया था। जैसे ही वो उसके पास से गुजरी, वो उसके पीछे पीछे लग गया। पहले सांची को पता नहीं चला। जब पता चला तो उसने चेक करने के लिए अपनी स्पीड कम कर दी। पीछे वाले ने भी स्पीड कम कर दी। पर सांची ने जान लिया कि ये कोई पुलिस अफसर निखिल है, इसलिए वो उसे भी चकमा देकर छूमंतर हो गई। फिर वो बताए हुए ठिकाने पर पहुंची। वो छुप कर जगह का जायजा लेने लगी। सूरज के आदमियों ने उसे घेर लिए, या यूं कहें कि उसने खुद को घिरने दिया। बब्बन बोला, हाथ ऊपर कर लो, हिलना मत, वरना चारों तरफ से गोलियां चल जाएंगी। सांची बोली, चिल करो यार, मैं कहीं नहीं भागूंगा, जान से प्यारा कुछ भी नहीं है। बब्बन, जो भी हथियार है हमारे हवाले कर दो। सांची बोली, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। बब्बन बोला, हम तुम्हारा भरोसा कैसे कर लें? सांची बोली, बेईमानी के धंधे में भरोसा ही बड़ी बात होती है। अगर तुम किसी पर कर नहीं सकते तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। तभी तालियां मारते हुए सूरज अंदर आया। बब्बन, इससे कुछ सीखो, सही कह रहा है ये, इस बेईमानी के धंधे में भरोसा होना ज़रूरी है। जाओ तुम लोग बाहर रुको, सूरज ने सांची की तरफ देखते हुए कहा। सांची ने उसे देखा। उसने इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा था। उसने उसे देखते ही आइडिया लगाया कि इसकी उम्र 30 के करीब होगी और ये सिंगल होगा। उसने अपना हेलमेट उतारा और अपने बालों में हाथ फेरा।
सांची बोली, अब बनी ना बात, तुम मुझे ठीक आदमी लगे। मतलब हेलो, मेरा नाम सचिन है, उसने सूरज की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। सूरज ने उससे हाथ मिलाकर कहा, हेलो सचिन, मैं सूरज, बहुत ऐश की है तुमने मेरे पैसों पर। सांची बोली, ऐश? आज के ज़माने में 10-20 लाख में क्या कोई ऐश कर सकता है? और वैसे भी मैंने ये 20 लाख एक अनाथ आश्रम को दिए हैं, मतलब तुम लोगों का पैसा अच्छे काम में लगाया है। सब बच्चे दुआएं करेंगे तुम्हें। सूरज बोला, तुम कौन हो, कभी यहाँ देखा नहीं? मानना पड़ेगा कि हो तो टैलेंटेड, इतनी कोशिशों के बाद भी हमारे काबू में नहीं आए। आज मैंने स्पेशल जाल बिछाया था, तब पकड़ में आए। सांची हंसते हुए जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो बोली, क्या तुमने मुझे पकड़ा? तुम्हारी गलतफहमी है। ये तो मैंने सोचा कि ये चिल्लर क्या इकट्ठा करनी, क्यों ना तुम्हारी टीम में ही शामिल हो जाऊं। बस फिर खुद को पकड़वा दिया, समझे? मैंने खुद को पकड़वा दिया। सूरज बोला, बंदे इंटरेस्टिंग हो, काम के लगते हो। चलो रखा तुम्हें काम पर, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। उसने सांची के कंधे पर हाथ मारते हुए मुस्कुरा कर कहा। सांची तो उसकी स्माइल देखती रह गई। सूरज ने उसे अपनी तरफ देखते देखा तो पूछा, ये किस तरह घूर रहे हो? इरादा तो ठीक है ना तुम्हारा? अंदर सब ठीक है ना? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं लड़कियों को पसंद करता हूं, लड़कों का मुझे शौक नहीं है। सांची ने जानबूझकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर ऐसे जताया मानो उसके गाल को हाथ लगाने लगी हो। सूरज पीछे हटते हुए बोला, मुझे हाथ तो बिल्कुल मत लगाना। माना कि तुम्हारे हाथ पैर और डील डॉल लड़कियों जैसा है तो तुम लड़कियों सी हरकतें करो। भगवान ने लड़का बनाया है तो लड़के ही रहो। और मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा शौक नहीं है। मेरे साथ बस काम तक मतलब रखो। सांची हंसते हुए बोली, मुझे भी ऐसा शौक नहीं है, मैं तो आपकी गॉगल्स ठीक कर रहा था। सूरज ने हंसते हुए ओके में सिर हिलाया। तभी वहाँ निखिल और अमित भी आ गए। उन्होंने सूरज से हाथ मिलाया और अमित बोला, सूरज, इस बच्चे ने तंग कर रखा था तुम्हें, इसे काबू नहीं कर पा रहे थे तुम? सांची बोली, बच्चा किसे बोला? मेरा नाम सचिन है, मैं बच्चा नहीं हूँ, 20 साल का हूँ। दिखने में बेशक छोटा हूँ, पर तुम जैसों को चकमा देने में बाप हूँ सबका। ये तो मैं इनसे मिलना चाहता था तभी पकड़ में आया हूँ, नहीं तो मुझे पकड़ना किसी के बस की बात नहीं। सूरज, कह तो ये ठीक रहा है, ये हर बार हमें चकमा दे जाता था। मैं भी सोचूं कि इस बार कैसे पकड़ में आ गया। अमित बोला, हाँ है तो स्मार्ट, मुझे भी चकमा दे दिया। निखिल बोला, मैं तो पुलिस वाला हूँ, मुझे भी पता नहीं चला कब गायब हो गया। सांची बोली, देखा, तभी मैं कह रहा था, मुझे बच्चा कहकर मेरे हुनर की बेइज्जती ना करो। सूरज बोला, चलो ठीक है, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, इनसे मिलो, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ये अमित है, लॉयर है, और ये निखिल, ये पुलिस अफसर है। सांची ने उन सबको ध्यान से देखा और हेलो में सिर हिलाते हुए सोच रही थी कि वो दुनिया के सबसे हैंडसम लोगों के ग्रुप में आ गई है। उसने इतने हैंडसम लड़के एक साथ नहीं देखे थे। उसने सबसे हाथ मिलाया और बोली, सच कहूँ मैं तो आप सबको देखकर हैरान हो गया। आज से पहले इतने हैंडसम लड़के मैंने एक साथ नहीं देखे। मैं तो बोलना भी भूल गया। अच्छा है कि मैं लड़का हूँ, अगर लड़की होता तो मुझे आप लोगों में से एक को सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता। वो हंसते हुए बोला। सूरज बोला, ये तो सच है, हम हैं ही इतने हैंडसम, आज तक हमें कोई हमारे जैसी मिली ही नहीं, इसीलिए तो हम चारों आज तक सिंगल हैं। सांची बोली, चारों? लेकिन आप तो 3 हो। अमित बोला, हाँ यार, चौथा हमारा गुरु अपने काम में बिजी है, वो हम चारों में सबसे हैंडसम है। सांची बोली, एक और, वो भी आप लोगों से हैंडसम? वाह, आप ऐसे हैं तो वो कैसा होगा? सूरज बोला, अब तू ये सब छोड़ और बता कि हमारे लिए क्या कर सकता है। सांची बोली, जो भी आप कहेंगे करूँगा। सूरज बोला, चल ठीक है, अब तू जा, जब ज़रूरत पड़ेगी बुला लूँगा। सांची जाने लगी तो वो बोला, अरे रुक, अपना नंबर तो दे। सांची तो घबरा गई थी कि कहीं ये इसे पहचान ना गया हो, लेकिन फ़ोन नंबर का सुनकर उसने लंबी सांस ली और बोली, दीजिए अपना फ़ोन दीजिए। कहकर उसने उसका फ़ोन लेकर उसमें अपना नंबर डायल कर दिया। फिर वो वहाँ से चली आई। स्वाइन बिल्डिंग वो इसी तरह लड़का बनी घूमती रही। उसे डर था कि कहीं सूरज के आदमी उसका पीछा ना कर रहे हो। फिर पूरी तसल्ली कर लेने के बाद वो स्वाइन बिल्डिंग के उसी कमरे में आ गई और आकर उसने सबसे पहले बिग उतार कर बेड पर फेंका और फिर बिग कैप उतारी। उसके लंबे बाल लहरा उठे, लेकिन चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछ के रहते वो अजीब लग रही थी, सो उसने दाढ़ी मूछ भी उतार दी। अब वो किसी फिल्म की हीरोइन की तरह लग रही थी। वो बेड पर गिर गई।
आज वो काफ़ी डर गई थी। उसे लग रहा था कि सूरज उसे पकड़ लेगा, पर वो पकड़ नहीं पाया। उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी को फ़ोन किया। हेलो सर, काम हो गया है, वो मुझे अपनी टीम में रखने को तैयार है। दूसरी तरफ से कोई आदमी बोला, ये सब इतना आसान भी नहीं है, अपना ध्यान रखना, वो तुम्हारा पीछा करेंगे, इसलिए उन्हें कोई मौका मत देना। कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। बात करने के बाद उसने अपने कपड़े बदले और सारा सामान संभाल कर रख दिया। फिर वो बेड पर लेट गई। उसे पता ही नहीं चला कब उसे नींद आ गई। फ़ोन की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। उसने नींद भरी आंखों से फ़ोन को देखा। विधि का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया। उसके कुछ कहने से पहले ही विधि के रोने की आवाज़ आई। वो एकदम से उठकर बैठ गई और बोली, विधि क्या हुआ, तू रो क्यों रही है, सब ठीक तो है ना? विधि बोली, सांची, वो लीना अपने पैसे लेकर भाग गई। सुनकर सांची की नींद पूरी तरह से उड़ गई। वो बोली, क्या, लीना? नहीं, वो हम सब के साथ ऐसा नहीं कर सकती। विधि बोली, हम भी यही सोचते थे, वो तो उसके बेड पर उसका लिखा खत मिला। उसमें लिखा है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीना चाहती है, इसलिए वो सारे पैसे लेकर जा रही है। खत पढ़कर हम सभी हैरान हो गए। सांची बोली, मैं अभी उसके ऑफिस में जाकर देखती हूँ। कहकर वो उठी और लड़की बनकर एक गुप्त दरवाजे के साथ वाले कमरे में आ गई। वहाँ से वो बाहर निकल आई ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। वो सीधे ही लीना के ऑफिस गई। वहाँ सभी इसे पहचानते थे। उसने वहाँ लीना के बारे में पूछा कि लीना कहाँ है। आज सुबह मीटिंग थी तो वो जल्दी आई थी। फिर 8:30 बजे के करीब उसे सतीश लेने आया था। कहता है कि आश्रम में कोई काम है। वो छुट्टी लेकर उसके साथ चली गई, रिसेप्शनिस्ट नेहा ने बताया। सांची बोली, सतीश? लेकिन तुम सतीश को कैसे जानती हो? नेहा बोली, वो लीना का बॉयफ्रेंड है। वही उसे छोड़कर जाता था और लेने भी आता था। ऑफिस में सबको पता है। लीना ने ही बताया था कि वो दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं। ये बात सुनकर सांची लड़खड़ा गई। उसे लगा किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। सतीश और लीना का बॉयफ्रेंड? ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? सोचते ही उसने विधि को फ़ोन किया। सांची बोली, हेलो विधि, सतीश है घर में? विधि बोली, नहीं, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। अब सांची को यकीन हो गया कि जो नेहा कह रही है वही सच है। उसने बाइक उठाई और आश्रम आ गई। आश्रम में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था, मानो कोई मर गया हो। अंदर का माहौल और भी ज़्यादा खराब था। मौसी और विधि का रो रो कर बुरा हाल था। सांची को देखकर मौसी उससे लिपट कर रो पड़ी। सांची, अब हम कहाँ जाएंगे? सांची को भी रोना आ गया। आलोक भी सतीश को हर जगह ढूंढकर थक हार कर वापस आ गया और बोला, सतीश भी नहीं मिल रहा, पता नहीं इन दोनों को ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। सांची बोली, मैं लीना के ऑफिस गई थी, उसकी सुबह सुबह सच में मीटिंग थी। फिर 8:30 बजे के करीब उसे सतीश बुलाकर ले गया। वो कह रही थी कि सतीश लीना का बॉयफ्रेंड है। ये लीना ने ही उन्हें बताया था। मौसी, क्या ये सब हमारे नाक के नीचे होता रहा और हमें पता भी ना चला? कितना भरोसा किया था मैंने उन पर, सब मिट्टी हो गया। कहकर वो फिर से रोने लगी। सांची बोली, बच्चे कहाँ हैं? विधि बोली, बड़े बच्चे स्कूल गए हुए हैं और छुटकी को उषा संभाल रही है। सांची ने चैन की सांस ली और बोली, देखो, जो हो गया वो हो गया, अब सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। मौसी बोली, अब क्या कर सकते हैं? बच्चों को तुम अलग अलग आश्रम में भेज देंगे, मैं भी किसी आश्रम में शरण ले लूँगी, तुम लोग अपनी ज़िंदगी जी लेना। सभी मौसी से लिपट कर रो दिए। सांची मन ही मन में सोच रही थी कि वो ऐसा नहीं होने देगी। वो कोई ना कोई जुगाड़ करेगी और ये सभी साथ रहेंगे। उस दिन और रात किसी ने खाना नहीं खाया। सभी को बच्चों की चिंता हो रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अगले दिन सुबह ही सांची को सूरज का फ़ोन आ गया। उसने झट से उठाया। हेलो बॉस, बहुत जल्दी याद कर लिया। मुझे तो लगा था कि शायद मुझे याद ही नहीं करोगे। सूरज बोला, मैं और लोगों जैसा नहीं हूँ, काम पर रखा है तो काम भी लूँगा। आज वसूली करने जाना है, जल्दी आना। वो सिगार को मुँह में डालते हुए बोला। सांची बोली, ओके बॉस। कहकर वो उठी और विधि से कहकर बिल्डिंग में आ गई। हमेशा की तरह वो फ्लैट नंबर 304 में गई और अंदर के गुप्त दरवाजे से 305 में चली गई और लड़का बनकर 305 से ही बाहर आई। वो बाइक लेकर सूरज के पास पहुंच गई। उसने आंखों पर रेबन के गॉगल्स लगाए थे ताकि कोई उसकी सूजी आंखें ना देख सके। सूरज बोला, आ गए बब्बन, ये सचिन है, अपना छोटा भाई है, और सचिन, ये बब्बन है मेरा राइट हैंड।
तुम्हें इसके साथ जाना है और जो ये करेगा वो करना है। सांची बोली, ओके बॉस कहकर वो बब्बन के साथ कार में चला गया। बब्बन उसे कार में लेकर चल दिया। उनके साथ एक और आदमी था। सांची बोली, कितनी देर में पहुँचेंगे? बब्बन बोला, आधा घंटा लगेगा। आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम चुपचाप देखना। सांची ने ओके में सिर हिला दिया। वो लोग एक जगह रुके। ये कोई गोडाउन था। वो अंदर गए। बब्बन बोला, सेठ तुम्हारा काम हो गया ना, अब हमारा पैसा हमें दे दो। तुम्हें पता है बॉस को चिक चिक पसंद नहीं है। सेठ बोला, मुझे याद है, मैं खुद भिजवा दूंगा। बब्बन बोला, अगर भिजवा देते तो मुझे आना ही ना पड़ता। तुम लोगों ने बास के साफ सुथरे धंधे को काला बना दिया है। फिर वो पैसे लेकर चल दिए। सांची बोली, तुम वो क्या कह रहे थे, सफ़ेद को काला बना दिया, मतलब क्या है इसका? बब्बन बोला, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास कोई भी 2 नंबर का काम नहीं करते। वो तो बस रिकवरी का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी रिकवरी होने के बाद भी पैसे नहीं देते, तब हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। ऐसे हम गुंडे बन गए और हमारे पास सिंपल रिकवरी एजेंट से डॉन बन गए। सांची बोली, तो क्या तुम लोग सबसे हफ्ता नहीं लेते? मुझे तो लगता था तुम लोग हफ्ता लेते हो, और ये भी सुना है कि ना देने वाले को मार देते हो। बब्बन बोला, तुम्हें क्या लगता है अगर हमारे बॉस हफ्ता लेते या ऐसा 2 नंबर का धंधा करते तो लॉयर और पुलिस अफसर उनके दोस्त होते? हमारे बॉस का कैरेक्टर उनके कपड़ों की तरह साफ है। उन्होंने कभी बेकसूर को तंग नहीं किया, और तो और उन्होंने खुद कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, किसी को मारना तो दूर। सांची बोली, इसका मतलब कि हर सुनी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सांची सोच में डूब गई। अगर ये सब सच है तो उसका तो सारा मिशन ही बेकार हो गया। ये इसका लड़का बनना भी बेकार हो गया। बब्बन बोला, सचिन सचिन चल उतर, क्या सोचने लगा? सांची बोली, ओ कुछ नहीं, वो सोच रही थी कि सूरज से अनाथ आश्रम के लिए मदद मांगे, पर अभी 2 दिन हुए हैं, वो ऐसे कैसे हेल्प मांग सकती है? उसे बच्चों की चिंता हो रही थी। यहाँ से फ्री होते ही वो तंग गलियों से होते हुए एक बड़े से घर में गई। वहाँ वही पिंक और येलो शर्ट वाले आदमी थे। उन्होंने इसे हेलो कहा। फिर वो बोली, सर इस बार आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। सूरज कोई वसूली भाई नहीं है, ये तो अपनी ईमानदारी के पैसे ही वसूलता है, नाजायज़ किसी को तंग नहीं करता। जो इसे धोखा देता है ये उससे अपना पैसा अपने ढंग से वसूल लेता है। एक 60 साल का बूढ़ा आदमी बोला, इसका मतलब वो राजू हमें गलत सूचना दे गया। वो सूरज डॉन नहीं है तो कौन है? तुम इन्हीं के बीच रहना, इनसे जुड़े लोगों पर नज़र रखना। अगर धुआं उठा है तो आग भी ज़रूर होगी। वो लोग वहाँ से चले आए। सांची बोली, हाँ मैं भी सोच रही थी, पर इतना तो जान गई हूँ कि वो बुरे लोग नहीं हैं। चलो धीरे धीरे पता लगेगा। एलो बोला, तुम कुछ और भी कह रही थी, क्या बात करनी थी? सांची बोली, वो मेरे आश्रम का क्या होगा? लीना और सतीश सारा पैसा लेकर भाग गए, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एलो बोला, मैंने तुम्हें पहले भी एक डिसीजन बताया था। जिस अनाथ आश्रम से मैं जुड़ा हूँ उसमें उन बच्चों और बाकी सबको शिफ्ट कर दो। सभी साथ में रहेंगे तो उन्हें भी मुश्किल नहीं होगी। सांची बोली, मौसी मानती नहीं है, कुछ पैसे दे देते तो कहीं किराए पर ही जगह ले लेते। पिंक बोला, जितने थे वो तुम्हें पहले ही दे दिए, अब इस काम के जो भी लेंगे वो तुम्हें दे देंगे। सांची बोली, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। पिंक बोला, यार हम टीम के साथ दोस्त भी तो हैं, तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सांची ने दोनों को गले लगा लिया। ये इसकी टीम थी, तीनों प्राइवेट डिटेक्टिव थे। वे लोग छोटे मोटे काम करते थे। शाम को सांची आश्रम में आई तो मौसी बोली, सांची मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। मालिक आया था, वो कहता है कि 2 दिन में खाली कर दो, उसने किसी को बेच दिया है। सांची बोली, वो ऐसे कैसे हमें समय देकर पलट सकता है? मैं भी उससे बात करती हूँ, कहकर उसने मालिक का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से उनके सेक्रेटरी श्याम ने फ़ोन उठाया। हेलो कौन? सांची बोली, हेलो मैं आश्रम से सांची बोल रही हूँ। श्याम बोला, हाँ सांची बताओ क्या बात है? सांची बोली, आपके सर ने हमें 1-2 महीने का समय दिया था, अब एकदम से 2 दिन में खाली करने को कह दिया। हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? श्याम बोला, असल में इसमें सर का भी कोई कसूर नहीं है। उन्हें भी अभी पता चला है कि उनके इकलौते बेटे को कैंसर है और वो इसको इलाज के लिए लंदन लेकर जा रहे हैं। एक तो आप लोग आश्रम खरीद नहीं सकते और दूसरे कोई इस आश्रम की दुगनी तिगनी कीमत दे रहा है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस पैसे से उनके बेटे का इलाज हो जाएगा। ये सब सुनकर सांची चुप हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली,
हाँ ये भी ठीक है, अब हम तो खरीद ही नहीं सकते। वो मेरा मतलब खरीदने वाला कौन है, मैं उससे रिक्वेस्ट करके देखती हूँ। श्याम बोला, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, शायद ही मानेगा। मैं नंबर तो नहीं दे सकता, हाँ पता भेज सकता हूँ, तुम जाकर देख लेना। कुछ देर बाद सांची के फ़ोन पर मैसेज आया। उसने पढ़ा, शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज। उसने नाम पढ़ा तो वो हैरान रह गई। उनकी अमीरी के लिए ये नाम ही काफ़ी था। इन्हें कौन नहीं जानता था। इंडिया के कितने ही शहरों में इनके होटल, कितने ही स्कूल और हॉस्पिटल थे। साची बाइक लेकर उसी वक्त शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पहुंच गई। शाम हो गई थी, कंपनी लगभग खाली थी, कुछ लोग ही काम में लगे थे। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे आपके चेयरमैन से मिलना है। वो तो चले गए हैं, वो बोली। साची बोली, तो कोई और होगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। वो बोली, वाइस चेयरमैन सर हैं, पर उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। सांची बोली, तो अब अपॉइंटमेंट दे दो, अब ये उनकी लास्ट मीटिंग है, अब अपॉइंटमेंट लेकर आप कल ही मिल सकती हैं। रिसेप्शनिस्ट बोली। सांची बोली, मेरा आज ही मिलना ज़रूरी है, मैं यही उनका वेट करती हूँ। देखिए आप ऐसे नहीं मिल सकती, सर ऐसे नहीं मिलते, आप अभी जाइए, कल आइएगा। अगर सर के पास टाइम होगा तो वो मिल लेंगे। वो उसे बाहर जाने को कहती हुई बोली, तभी अंदर से लोगों के कदमों की आवाज़ आई। साची ने देखा कि एक हैंडसम लड़का हाथ में फाइल देखते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उसके साथ 3-4 लोग चल रहे थे। वो उसे देखती ही रह गई। ये तो उन तीनों से भी हैंडसम है। आज एक ही दिन में उसने कितने हैंडसम लड़के देख लिए। रिसेप्शनिस्ट ने उसे पकड़कर साइड में खींच लिया। पूरब ने चलते चलते फाइल से नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर फाइल देखने लगा। वो वही हैरानी से उसे देखती रही और वो गेट से बाहर चला गया। रिसेप्शनिस्ट भी अपना सामान पैक करने लगी। उसने साची को हिलाया और बोली, चलो अब कल आना, मुझे भी जाना है। साची जैसे नींद से जागी। वो बोली, लेकिन मैं उससे मिलकर ही जाऊंगी। रिसेप्शनिस्ट बोली, पर वो तो चले गए। साची बोली, कब? ये तुम्हारे सामने ही तो निकले, यही हमारे वाइस चेयरमैन सर थे। वो बोली। साची अब और हैरान हो गई। यही थे जिनसे मुझे मिलना था, कहते ही वो बाहर भाग ली। तभी उसने देखा कि वही हैंडसम लड़का लाल रंग की आस्टीन मार्टिन लेकर उसके पास से गुजरा। वो भी जल्दी से बाइक लेकर उसके पीछे हो गई। उस लड़के को पता ही नहीं था कि कोई उसके पीछे है। वो अपनी धुन में जा रहा था। तब उसने शीशे में देखा। तब उसे लगा कि ये तो सुबह वाला ही लड़का है जिसका उसने सूरज के कहने पर पीछा किया था। बाइक तो वही है। वो तो कह रहे थे कि ये सूरज की टीम में शामिल हो गया है, तो ये अब मेरे पीछे क्यों है? सोचकर उसने उसे साइड दी ताकि वो आगे निकल जाए। वो आगे निकल भी गया, पर उसने उसके सामने आकर अपना मुंह उसकी तरफ करके बाइक रोक दी। लड़के ने भी एकदम से ब्रेक लगाई, नहीं तो उनकी टक्कर हो जाती। वो हैंडसम लड़का नीचे उतर कर आया। ये हैंडसम लड़का कोई और नहीं बल्कि अपना पूरब था। वो गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कोई ऐसे भी बाइक रोकता है? अगर मैं समय पर ब्रेक ना लगाता तो आज तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता। साची ने अपने मुंह पर से हेलमेट उतारा तो पूरब उसे देखता ही रह गया। उसने सोचा नहीं था कि ये बाइकर कोई लड़की होगी। साची बोली, राम नाम सत्य होता तो हो जाता, मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी था। पूरब बोला, ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारी जान से भी ज़रूरी है? पूरब अब और भी हैरान हो गया। उसने पूछा, अनाथ आश्रम। कौन सा अनाथ आश्रम? साची बोली, वही अनाथ आश्रम जिसकी ज़मीन आपने खरीदी है और हमें 2 दिन में उसे खाली करने का ऑर्डर दिया है। पूरब बोला, वो जगह? लेकिन मैंने वो जगह अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ली है, मैं वहाँ होटल बनाऊंगा। वो उसे उसी तरह ही देखते हुए बोला। साची बोली, तुम कितने घटिया किस्म के आदमी हो, तुम्हारे इतने होटल हैं, एक और नहीं बनाओगे तो कुछ घट तो नहीं जाएगा? उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी? तुम्हें उन पर ज़रा भी तरस नहीं आता? साची थोड़ा गुस्से और थोड़ी मिन्नतें करते हुए बोली। पूरब को उसका यूं मिन्नतें करना अच्छा लगा। वो स्टाइल से बोला, जब तुम्हें ये पता है कि ये जगह मैंने दुगनी कीमत देकर ली है तो तुम्हें क्या लगता है मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं अब वो जगह ऐसे ही तुम्हारे कहने पर छोड़ दूंगा? सांची बोली, फिर कैसे छोड़ोगे? सांची ने चिंता करते हुए पूछा। पूरब बोला, कल ऑफिस में आना, फिर बात करते हैं, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे घर जाना है। कहकर वो कार में जाकर बैठ गया। साची ने कुछ सोचते हुए बाइक स्टार्ट की और चल दी।
उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जबकि पूरब कार में बैठा उसे ही देख रहा था। पूरब उसे ध्यान से देख रहा था, जिसका मैंने सुबह पीछा किया। अगर वो लड़का था तो ये कौन है? नंबर अलग है पर बाइक तो वही था। शायद उसने नंबर प्लेट बदल ली हो। कार और बाइक्स के बारे में मैं धोखा नहीं खा सकता, लेकिन सूरज तो कह रहा था कि वो लड़का है। वैसे जब मैंने पीछा किया था तो वो लड़का ही लग रहा था। ये सब सोचते हुए उसने फ़ोन उठाकर घुमाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो गुरु, 1 मिनट रुक। निखिल जरा फ़ोन पर देख, आज सूरज किस दिशा से उगा था? ये अमित था। निखिल ने पी रखी थी, वो बोला। सूरज कब से उगने लगा? वो कोई पेड़ पौधा थोड़े ही है। आने दो उसको, मैं बताऊंगा। उसके सामने तो बड़ी तारीफ करते हो, पीछे से उसे पेड़ कहते हो। अमित बोला, अरे यार, सारी बात का स्वाद ही खराब कर दिया। गुरु का फ़ोन आया है तो मैं मजाक कर रहा था, अपने वाले नहीं, उस सूरज सन के बारे में कह रहा था। तू रहने दे, तू तो आराम ही कर। फिर पूरब से बोला, तूने आज कैसे फ़ोन किया? पूरब बोला, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है, पहले आपस में बातें कर लो। सूरज के बारे में पूछ लिया, अब चाँद तारों के बारे में भी पूछ लो। मैं तो बेहला हूँ, यूं ही फ़ोन कर लिया। अमित बोला, अरे यार, मजाक कर रहा था, अब बता भी दे क्या बात है। पूरब बोला, वो बाइकर मतलब सूरज का बाइकर लड़का है या लड़की? अमित बोला, लड़का है, उसका नाम सचिन है। उसने उससे बात भी की है, बहुत ही अच्छी बातें करता है। तूने क्यों पूछा? पूरब बोला, सूरज के बंदे कह रहे थे ना कि ये लड़की है, बस इसलिए पूछा। चलो ठीक है, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अमित उसे यहाँ बुलाना चाहता था, पर फ़ोन की टू की आवाज़ ने उसे बताया कि पूरब ने फ़ोन काट दिया है। पूरब घर आया तो उसके पापा लिविंग रूम में ही थे। उसके अंदर आते ही वो गरजे, इधर आ। पूरब उनके पास आ गया, उसे इस सब की आदत थी। पूरब बोला, हाँ पापा। पापा बोले, कहाँ था अब तक? पूरब बोला, पापा कंपनी में था, आप हमेशा ही ऐसे ही करते रहते हैं, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। पापा बोले, इसी बात की तो चिंता होती है कि तू अब बच्चा नहीं है। आज अगर शीला जिंदा होती तो वे ये सारी चिंता करती, पर अब वो काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। पूरब बोला, मैं कंपनी से घर और घर से कंपनी, इसके अलावा कभी कभार अपने दोस्तों से मिलने चला जाता हूँ। फिर भी आप पूछते रहते हो। तभी अंदर से पूरब की दादाजी भी आ गए। वो आते ही उसके पापा से बोले, तेज, तू क्यों इसके पीछे पड़ा रहता है? सारा दिन तो काम करता है बेचारा। जा पूरब, हाथ पैर धो ले, खाना लग गया है। दोनों बाप बेटे उनकी बात मानकर हाथ धोकर खाना खाने लगे। दादाजी के फ़ोन पर मैसेज आया, उन्होंने झट से खोला। ये सांची की फ़ोटोज़ थी। एक में वो कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के पास खड़ी थी और दूसरी में वो पूरब से बातें कर रही थी। देखकर दादाजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पूरब और उसके पापा ने देखा। उसके पापा ने दादाजी से पूछा, पापा क्या बात है, बड़े खुश हो रहे हो, किसका मैसेज है, मुझे भी दिखा दो। दादाजी झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोले, मेरे दोस्त ने शोक भेजा है, तुम्हें क्या मतलब है? चुपचाप अपना खाना खाओ। इतने बड़े घर में घर संभालने के लिए एक भी औरत नहीं है, 3-3 मर्द सारा दिन लड़ते रहते हैं। दादाजी ने रोज वाला ताना मारा। पूरब भी रोज की तरह बोला, दादाजी शांति आंटी है ना, वो भी तो औरत हैं और सारा घर भी संभाल रही हैं। कहकर पूरब हंस दिया। उसके पापा भी हंस दिए। दादाजी गुस्से से बोले, नालायको, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो। मैं ही हूँ जो इस घर को यहाँ तक ले आया, वरना इसके बस में कुछ नहीं था। और तू 30 का होने वाला है, अभी तक कोई लड़की नहीं देखी, अब क्या अपने बाप की उम्र में शादी करेगा? पूरब बोला, दादाजी आपकी हर बात मेरी शादी पर आकर क्यों ख़त्म होती है? अपने घर में 2 और भी तो शादी के लायक हैं, पहले वो तो शादी कर लें, फिर मैं भी कर लूँगा। दादाजी बोले, ये 2 में किसको किसको गिन रहा है? तेरे सिवाय एक तेरा पापा ही तो अकेला है। पूरब बोला, और मेरे हैंडसम दादा को कौन गिनेगा? आप भी तो शादी के लायक हैं, क्यों पापा? पूरब ने पापा को इशारा करते हुए कहा। दादाजी ने चम्मच उठाकर उसको मारा। पूरब पीछे हो गया, नहीं तो उसको लग जाता। दादाजी बोले, कमबख्त, मेरे साथ मस्करी कर रहा है? अपने बाप से करना ये सब मस्करियाँ। मैं तेरे बाप का बाप हूँ, शादी के लायक लगता हूँ तुझे मैं? तेरी पिटाई हुए बहुत समय हो गया है, तभी तू ऐसी बातें कर रहा है। दादाजी झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोले। पूरब बोला, क्यों, आप में क्या कमी है? इतने हैंडसम तो हैं, आज भी तैयार होकर हमारे साथ निकलो तो लड़कियाँ आपको सेलेक्ट करेंगे। पूरब स्टाइल से बोला। दादाजी उसकी बात सुनकर खुश होते हुए बोले,
हाँ ये तो है, आज भी मैं बाहर निकलूँ तो लड़कियाँ मुझ पर लट्टू हो जाएं। फिर उन्हें याद आया कि उन्हें क्या कहना था और वो क्या कहे जा रहे हैं। फिर से पूरब की बातों में फंस गए। वो बोले, अब बहुत हो गया, कान खोल कर सुन लो पूरब, 1 साल के अंदर खुद कोई लड़की ढूंढ लो, नहीं तो जिसे मैं पसंद करूँगा उससे शादी करनी पड़ेगी। तेज तू गवाह है, आज 7 जुलाई है, अगली 7 जुलाई तक इसकी शादी होनी चाहिए। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। पापा ने पूरब की तरफ देखा, वो उन्हें इग्नोर करके खाना खाने में लगा था। दादा ने टेबल पर हाथ मारकर पूरब से कहा, सुन भी रहे हो तुम? पूरब ने सिर उठाया और स्टाइल से बोला, सुन लिया। अब आपने ही तो सिखाया है कि खाते वक्त बात नहीं करते, इसलिए चुपचाप खाना खा रहा हूँ। डाइनिंग टेबल मैनर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, उस पर भी आप डांट रहे हो। दादाजी चुप हो गए। खाना खाकर उसने रोज की तरह दादाजी के साथ चेस खेला, फिर दादाजी को सुलाकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही उसने अपना कोट उतार कर फेंका, फिर टाई उतार कर फेंकी। वो कमीज के बटन खोलते हुए सांची के बारे में सोचने लगा। वो लड़की भी अजीब थी, कौन सी लड़की बाइक चलाती है, सोचते हुए वो कमीज उतार रहा था। कमीज में से उसके 8 पैकेट्स झलक झलक कर बाहर आ रहे थे। वो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। इस वक्त अगर कोई उसे देख लेती तो उस पर मर मिट जाती, और वो सांची के ख्यालों में खोया था। वो सोच रहा था कि उसे बुला तो लिया है, पर वो उसे कहेगा क्या, ये तो उसने सोचा ही नहीं। अनाथ आश्रम की जगह के बारे में उसने अपने पापा और दादा को बताया नहीं था, तो अनाथ आश्रम चलते रहने देने में इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी इसके दादाजी पहले भी एक अनाथ आश्रम चला रहे हैं। वो ये सोच रहा था कि वो सांची को ऐसा क्या काम दे जिससे उसके पैसे पूरे हो जाएं। वो कमीज़ हाथ में पकड़े सोच रहा था, फिर उसने कमीज़ दोबारा पहनी और अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया। पूरब, सिड अपने ऑफिस में कोई पोस्ट खाली है क्या? सिद्धांत बोला, सर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में नीलम मैडम चली गई हैं, उनकी जगह किसी को रख सकते हैं क्या, कोई है? पूरब बोला, हाँ एक लड़की आई थी, कल आएगी, उससे मैं खुद बात करूँगा। अगर मुझसे पहले आ गई तो बिठा लेना। वो फ़ोन रखने लगा, तभी सिद्धांत बोला, सर उसका नाम क्या है? पूरब बोला, सांची। अनाथ आश्रम में सांची को छींकों पर छींके आ रही थी। वो सोच रही थी उसे कौन याद कर रहा है। लीना कमीनी याद कर रही होगी, मेरे सारे पैसे जो उड़वा कर ले गई, अब देख देख कर खुश हो रही होगी। उस बिल्डर को हाँ तो कर दी, पर क्या पता वो क्या मांग ले। अगर वो कमीना हुआ और मुझसे मेरा शरीर मांगा तो नहीं, मैं नहीं मानूंगी। माना कि अनाथ आश्रम मेरी जान है, पर इज्जत भी ज़रूरी है। पर मैंने उसे कह दिया कि बदले में मैं कुछ भी करूँगी। उसने कुछ भी का मतलब वही समझा तो, पर वो तो इतना हैंडसम है, उसे लड़कियों की कमी थोड़ी ही होगी। फिर वो ऐसे किसी भी राह चलती से थोड़े ही, पर किसी का क्या पता, ये अमीरजादे ऐसे ही होते हैं। मुझे तैयार रहना होगा, अगर उसने ऐसा कुछ कहा तो मुंह तोड़ दूंगी साले का। अमीर होगा, अपने घर का होगा। इधर शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज। अगले दिन वो तैयार होकर पूरब की कंपनी पहुंच गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे पहचान लिया। वो बोली, तुम फिर आ गई, तुम्हें कहा था कि पहले अपॉइंटमेंट लेकर आओ। तभी वहाँ सिद्धांत आ गया। रिसेप्शनिस्ट से बोला, क्या बात है? वो बोली, सर ये लड़की कल भी आई थी, चेयरमैन सर से मिलने की जिद कर रही है, अब देखिए सुबह सुबह फिर आ गई। अपॉइंटमेंट है नहीं इसके पास। सिद्धांत कड़क के बोला, तो तुम इन्हें अपॉइंटमेंट दे देती। वो घबरा कर बोली, सॉरी सीड सर। सीड ने सांची से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सांची बोली, जी सांची, पर मुझे वाइस चेयरमैन से मिलना है। सीड उसे अपने साथ 5th फ्लोर पर ले आया और उसे वेटिंग रूम में वेट करने को कहा। सांची वहाँ बैठकर सोच रही थी कि ये कौन है, ये कितना अच्छा है, ज़्यादा हैंडसम नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम इसे बात करने का सलीका तो आता है। सिड अंदर से ब्लाइंड्स के बीच से इसे देखकर सोच रहा था कि सर ने इस लड़की की खूबसूरती देखकर इसे सिलेक्ट किया होगा। ड्रेसिंग सेंस से तो ये ऑफिस में काम करने वाली नहीं लगती। चलो हमें क्या, इसे चाय पानी दे दूँ, नहीं तो सर नाराज हो जाएंगे। उसने सांची को चाय ला कर दी। उसने थैंक यू कहा। वो सोच रही थी कि ये लोग अमीर है लेकिन डाउन टू अर्थ है, इतने अच्छे कमरे में वेट करने को कहा और अब चाय पानी भी दे रहे हैं। वो चाय पीते हुए सोच रही थी। पूरब आया तो सीट ब्लाइंड्स के पास खड़ा होकर सांची को देख रहा था। वो भी सीट के पास आया और ब्लाइंड में से उसी तरफ देखने लगा। अंदर सांची बड़े चाव से चाय पी रही थी।
पूरब झूठ मूठ खांसा। सीट घबराकर पीछे मुड़ा और हड़बड़ाकर बोला, सर वो लड़की आ गई है। पूरब बोला, मैंने देख लिया, पर तुम क्यों चोरी छुपे झांक रहे हो? सीट बोला, मैं झांक नहीं रहा था, मैं तो आपके लिए उस पर नज़र रखे हुआ था। पूरब बोला, उसे बुला कर लाओ। सीट उसी वक्त भाग लिया। वो उसके पास जाकर बोला, आपको सर बुला रहे हैं। साची ने भी उसकी तरफ देखा और कप रख कर उसके पीछे चल दी। सीट के पीछे वो भी पूरब के कमरे में आ गई। पूरब अपनी चेयर पर पैर रखे हाथ टेबल पर रख कर शांत से बैठा था। साची तो उसे देखती ही रह गई। पूरब ने आंखों से इशारा किया कि क्या है, तो वो पजल से इधर उधर देखने लगी। पूरब बोला, बैठो। फिर सीट से कहा, वो कागज़ तैयार है। सीट ने जल्दी से एक फाइल उसके आगे कर दी। पूरब ने फाइल खोल कर देखी, फिर साची की तरफ बढ़ा दी। साची ने फाइल की तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या है? पूरब बोला, तुम कह रही थी ना कि वो आश्रम तुम्हें चाहिए, बदले में तुम हमारा काम करोगी, ये उसी का कॉन्ट्रैक्ट है। पूरब अपने होठों पर हाथ फेरता हुआ बोला। साची बोली, कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत है? जब मैंने कह दिया कि मैं पैसा लौटाऊंगी तो लौटाऊंगी ही, मेरी ज़ुबान ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, वो अकड़ कर बोली। पूरब बोला, मैं बिजनेसमैन हूँ, हर काम ढंग से करता हूँ, कल को तुम इस जुबान से फिर जाओ तो मेरा तो 5 करोड़ डूब जाएगा। वो उसी तरह स्टाइल से बोला। साची बोली, पापा 5 करोड़? आपने हमारे आश्रम की कीमत 5 करोड़ दी है? उस श्याम ने आपको ठग लिया, उसकी इतनी कीमत नहीं है। साची ने हैरान होकर कहा। पूरब बोला, हमें पता है, हमें वो ज़मीन चाहिए थी, इसलिए उसकी इतनी कीमत दी। अब तुम ये बताओ कि तुम वो पैसा हमें कैसे वापस करोगे? क्या काम कर सकती हो तुम? साची सोचते सोचते हुए बोली, मैं सब काम कर लेती हूँ, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए। वो सोच रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी में सैलरी भी अच्छी ही होगी। पूरब ने सीट को इशारा किया। सीट जो साइड में बैठा था उसके आगे आकर बोला, तुम ये फाइल ध्यान से पढ़ो, इसमें काम और सैलरी सब कुछ लिखा हुआ है। साची ने फाइल खोली। उसमें सबसे आगे आश्रम के ज़मीन के कागज़ थे, फिर उसके नाम के आगे सेक्रेटरी की जॉब लिखी हुई थी और सैलरी 50,000 लिखी हुई थी। वो बोली, ये क्या मजाक है? सैलरी सिर्फ 50,000? इसमें से मैं क्या आश्रम खर्च में दूंगी और क्या आपको जमा कराऊंगी? पूरब चुपचाप उसे देख रहा था। उसने सीट को देखा तो सीट बोला, हमारे यहाँ सेक्रेटरी की सैलरी 45,000 से शुरू होती है और 6 महीने के बाद 50,000 होती है। सर ने तुम्हारी हालत के कारण ही तुम्हें शुरू में इतनी सैलरी दी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतनी सैलरी है। साची बोली, वैसे तो ये मेरे लिए भी बहुत होते, लेकिन सर आप भी सोचिए, मुझ पर आश्रम के बच्चों के खर्चे का बोझ भी है, फिर आपको भी वापस करने हैं, वो भी 5 करोड़। मेरी तो सारी उम्र ही इस कंपनी में निकल जाएगी, फिर भी मैं सिर्फ मूल ही मोड़ पाऊंगी, मैं क्या करूंगी? वो सोचते हुए बोली। पूरब बोला, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, तुम चाहो तो कहीं और काम कर लो, हमें हमारे पैसों तक से मतलब है। तुम कैसे करोगी हमें मतलब नहीं है, या फिर तुम आश्रम को भूल जाओ। साची ने सोचा कि ये ठीक कह रहा है, इसे मेरे काम से क्या मतलब, और इतनी भी सैलरी कोई और नहीं देगा। सोचकर उसने साइन कर दिए। फिर पूरब ने सीट को इशारा किया और सीट उसे उसके कमरे में ले गया। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट। ये कमरा था तो उसी फ्लोर पर, लेकिन पूरब के कमरे से काफ़ी दूर था। कमरे में 4 टेबल लगे हुए थे। 3 टेबलों पर 3 लोग बैठे थे, एक लड़का और 2 लड़कियां। एक टेबल खाली था। सीट के आने पर तीनों खड़े हो गए। सीट बोला, ये साची है, आप लोगों के साथ काम करेगी, इसे काम सिखाना। और साची, ये बिमल, अंजू और ये शिवानी है, तुम्हें उस टेबल पर बैठना है। साची ने सबको हेलो कहा और अपने टेबल पर आकर बैठ गई। सीट सबको समझाकर चला गया। उसके जाते ही उन तीनों के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो उसे ऐसे देखने लगे मानो वो दूसरे ग्रह से आई हो। साची को भी अजीब लग रहा था। वो चुप थी क्योंकि ये काम करना उसकी मजबूरी थी। वो उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। वो तीनों उसके पास आए और अंजू बोली, तुम कंप्यूटर चलाना तो जानती हो, और वो फ़ोटो स्टेट की मशीन चलानी आती है? अगर नहीं आती तो सबसे पहले वो सीखो। अच्छा ऐसा करो, हम सब के लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। हाँ, अपने लिए भी बना लेना, बाकी बैठ कर सिखाते हैं कि क्या करना है। आज कहानी का पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर कहानी का अगला भाग आप लोग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यस लिखना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।